जय हिंद दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न। यहाँ से फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर जो 2020 में एग्जाम हुआ है वहाँ का पूछा गया प्रश्न लिया गया है और वो विथ ऑप्शन लिया गया है। ऑप्शन भी हम चेंज नहीं किए हैं, ऑप्शन वही है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम 2020 में था, प्रश्न भी वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन है वो तो बताएं ही और उसके साथ साथ में एडिशनल फैक्ट भी बताते चले, जिससे कि अबर जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें कुछ रिलेट करके पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मोर देन हम रिलेट करके बताएं। बस आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि हम ये पहला सीरीज चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम इसको बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है, मतलब बीमारी है। यहाँ पूछा गया है कि एक गुणसूत्र संबंधित विकार बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्र संबंधित विकार है, मतलब गुणसूत्र संबंधित बीमारी है। जितना भी बीमारी में सिंड्रोम लगा रहेगा वो ज़्यादातर बीमारी गुणसूत्र का डिसबैलेंस के कारण होता है। तो आपको दिमाग में रखना है, चाहे वो पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे वो टर्नल सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइस-फेंटल सिंड्रोम हो। ठीक है, किसी भी तरह का सिंड्रोम होगा तो वो गुणसूत्र प्रॉब्लम से होता है। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते सिंपल सा कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है संख्या में। अगर जोड़ा का बात करेंगे तो ये संख्या हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 23 जोड़ा होता है। जोड़ा कितना होता है तो 23 होता है। तो 46 गुणसूत्र जो होता है उसमें देखा जाए तो 44 जो गुणसूत्र होता है संख्या में वो ऑटोसोम होता है। ठीक है, ऑटोसोम मतलब कि इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं, ये ऑटोसोम जो है वो पूरी तरीक़ा से सेम होता है, इसमें फीमेल मेल में ये सेम होता है। और जो 2 होता है ना, ये 2 होता है वो सेक्स के लिए यहाँ पे लिंग निर्धारण यही करता है, क्रोमोसोम 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो 2 होता है ना उसमें देखिए एक अगर यहाँ पर मेल और फीमेल का बात करेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल का, तो अगर यहाँ पे 44 इसका तो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर ये मेल कैंडिडेट है तो मेल में होगा X और Y। ठीक है, और अगर इसमें भी फीमेल वाला तो 44 सेम होगा, लेकिन इसमें X और X होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको देखने को मिलेगा अच्छे तरीक़ा से अगर देखेंगे तो इसका अगर मेल का X और फीमेल का X अगर मिल जाता है तो ये जो यहाँ पे बनेगा वो इसमें गर्ल्स बनेगी। ठीक है, लड़की होगी। अगर इसका Y और इसका X अगर मिलता है तो यहाँ पर XY देखने को मिलेगा, इससे यहाँ पे बॉय बनेगा, लड़का बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 44 यहाँ पे तो सेम रहेगा और ये 2 46 बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिंड्रोम नहीं होगा। लेकिन अगर 46 ना हो करके अगर इसका XX और इसका एक Y इसमें मिल जाता है तो यहाँ पे लड़की का गुण और थोड़ा सा लड़का का गुण आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कभी कभी होता है कि एक कम हो जाएगा, 46 में से एक कम हो जाएगा, 45 ही रह जाता है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि गुणसूत्र जो है ना वो 46 होना चाहिए। अगर 46 से कम भी हुआ तो भी सिंड्रोम हो जाएगा और 46 से अधिक भी हो जाता है तो भी सिंड्रोम होता है। तो ध्यान में रखना है कि गुणसूत्रों का डिसबैलेंस होने से ही आपको सिंड्रोम जैसा बीमारी देखने को मिलेगा, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो पटाउ सिंड्रोम हो। तो ये स्थितियां यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे बहुत लोगों को देखेंगे ओठ जो है वो कटा हुआ रहेगा, किसी का देखने को मिलेगा वो ट्रांसजेंडर हो जाएगा। तो इस तरह का स्थितियाँ जो है वो गुणसूत्र डिसबैलेंस होने के कारण होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि मेल कैंडिडेट जो होता है ना वो जो है सेक्स को डिटरमाइंड करता है, मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगा वो पूरी तरीक़ा से मतलब किस पर निर्भर करता है तो मेल पर निर्भर करता है। अगर मेल का X भाग लेता है तो समझिए कि वो क्या होगा, तो वो लड़की हो जाएगा, क्योंकि XX ही फीमेल में होता है तो वहाँ से तो हमेशा X ही आएगा। अगर मेल वाला भी X जाता है तो लड़की हो जाएगा, अब Y अगर मेल से गया तो वो लड़का हो जाएगा। तो सेक्स डिटरमाइंड कौन करता है तो वो आपका मेल वाला ही
करता है। तो गांव तरफ में देखेंगे ना, तो अगर लड़की केवल जन्म ले रही है तो गांव साइड में कहता है कि खाली छूछे लड़की जन्म ले रही है, लड़का तो हो ही नहीं रही। तो इसके लिए वो महिला को दोष देना सही नहीं है। वो महिला का कोई दोष नहीं है जिसका वो केवल लड़की हो रही है, उसमें मेल में खोट है, मेल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक्स्ट्रा जो बताएं उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है मतलब अरक्तता जिसको बोलते हैं, इसमें जो है ना देखा जाता है तो रक्त थक्का जमेगा ही नहीं। इसको शाही रोग भी बोलते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को जो है जो रानी के में देखा गया था ये रोग। ये जो है एक प्रकार से जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे हेमोफीलिया को। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट जो बताएं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मांडवी जो सागर तट है वो कहाँ पर स्थित है? मांडवी जो सागर तट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। मांडवी सागर तट कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात का यहाँ पे बात आया तो गुजरात में आपको पता है लोथल भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थली है यहीं पर है। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थली जो है वो गुजरात में ही देखने को मिलेगा। धौलावीरा जो है वो गुजरात में ही है। फिर उसके बाद कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से अगर गुजरात के क्षेत्र में देखेंगे तो सूरत जो है यहीं पर है। अहमदाबाद जो क्षेत्र है जहाँ पर मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है यहीं पर गुजरात में है। साधुपेट द्वीप पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो वो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में ही। ठीक है, तो ये जो सब एडिशनल फैक्ट बता रहे हैं ना वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको सीधे पूछा जाएगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए 24 डिग्री एक लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित एरिया है, सर क्रिक लाइन। ठीक है, सर क्रिक जो है कच्छ के रण साइड में पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा गुजरात और मतलब देखने को मिलेगा। गुजरात का क्षेत्र है लेकिन वो पाकिस्तान और भारत के साथ विवादित जोन है, सबसे ज़्यादा विवादित एरिया। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। हजारा राम मंदिर जो है वो हम्पी में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद कनेरी की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। अजंता एलोरा का भी गुफा यहाँ पे है। उसके बाद होसंग शाह का जो मकबरा है वो दिल्ली में, ये गलत है, यही गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए होसंग शाह का जो मकबरा है वो दिल्ली में नहीं है, एमपी में है, मतलब एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, वो दिमाग में रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगर होसंग शाह का मकबरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। इसको भारत का दिल बोलते हैं। फिर उसके बाद सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं, क्योंकि 1/3 जो टाइगर है वो यहीं पर है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कुनो नेशनल पार्क में जो है वो नवेबिया से लाया गया जितना भी चीता है वहीं पर रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन ... नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है। तो ये जो है सिप्रा नदी है। सिप्रा नदी यहाँ पर होगा ऑप्शन, जिसके पूर्व में मालवा पठार पर स्थित है कौन? उज्जैन। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा अगर ऑप्शन से भी हिट करेंगे तो आप सिप्रा नदी राइट कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है ये तो नगरी क्षेत्र रांची क्षेत्र से निकलता है जो जमशेदपुर होते हुए बहता है। उसके बाद इंद्रावती नदी तो नीचे छत्तीसगढ़ साइड में देखेंगे। और अगर तीस्ता नदी देखेंगे
तो सिक्किम वाला क्षेत्र में मिलेगा, सिक्किम से निकलता है और नीचे ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ बहते हुए बांग्लादेश वाला क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि ये सब नदी जो है वो मध्य प्रदेश का साइड का नहीं है। तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। उज्जैन वही जगह है जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी जो है निकलती है इसी क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र से और आगे की ओर जाते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण मध्य प्रदेश में जबलपुर वाला क्षेत्र में करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा यहाँ पर जितना भी टाइगर रिजर्व है उसका नाम लिखेंगे, और अभी जो है 54वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो मध्य प्रदेश का ही है, उसका नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी भी ग्रह का रंग जो है इसके पृष्ठ का तापमान पर निर्भर करता है। देखिए, ग्रह का रंग हो या तारा का रंग हो, उसका पृष्ठ पर जो तापमान है उसी पर निर्भर करता है। जैसे हम सिंपल सा आपको बता देते हैं कि जो तारा का रंग है वो भी उसका ताप का सूचक है। तारा का रंग जो है उसका ताप का सूचक है। अगर तारा जैसे लाल कलर का दिखाई देता है तो ये समझेंगे कि उसमें ताप बहुत कम है, कम ताप है। क्या है? कम ताप है, ताप कम है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद अगर तारा है तो वो किस रंग का है, मतलब तो उसका ताप कितना है, तो वो निम्न ताप है, मध्य ताप है, सॉरी मध्य ताप है, ताप जो है मध्य है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि तारा जो है नीला है, नीला तारा है, तो नीला तारा अगर है तो इसका उच्च ताप है, उच्च ताप है, ताप कितना है, उच्च है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि तारों का भी जो ताप होता है वो सूचक होता है उसका रंग का। जैसे नीला कलर का दिख रहा है अगर कोई तारा तो उच्च ताप होगा, अगर सफ़ेद दिख रहा है तो मध्य ताप वाला होगा, और लाल दिख रहा है तो सबसे कम ताप उसमें तारा में है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रंग का कौन सा तारा दिखता है तो उसका क्या सूचक होता है। उसी तरह से जो ग्रह का भी रंग है ये सूचक होता है ताप का। तो ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ग्रह का रंग का बात आया तो कुछ ग्रह का रंग देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन सा रंग कहते हैं इसको, तो ये नीला रंग का ग्रह है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। हरा ग्रह कौन है? वरुण है, ये भी दिमाग में रखना है। उसके बाद लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। काला ग्रह किसको कहते हैं? सैटर्न, शनि को कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का मतलब जुड़वा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो शुक्र बहुत ज़्यादा चमकता है लेकिन पृथ्वी उस तरह का चमकता नहीं है। देखिए, जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? चंद्रमा को कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और मंगल ग्रह का जो है दो मतलब आपका उपग्रह है वो कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस है। ठीक है, फोबोस और डिमोस है। डिमोस सबसे छोटा है और गैनीमीड जो है सबसे बड़ा मतलब उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि डॉट डॉट में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई एक नई पहल थी। कब किया गया था विमुद्रीकरण? तो विमुद्रीकरण जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पे होगा, नवंबर 2016 में किया गया था। 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को ये किया गया था विमुद्रीकरण। मतलब कि एक ही बार नरेंद्र मोदी सामने आए और उसके बाद 12 बजे रात से 500 रुपया का नोट और उसके बाद 1000 वाला नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा आज से 12 बजे के बाद। ठीक है, तो ये बात मतलब कहने के लिए आए। उस समय तो सभी लोग शॉक्ड हो गया था कि क्या हो गया, मतलब उसके बाद जो भोरे से पैसा निकालने के लिए एटीएम में गया तो कहीं पैसे ही नहीं मिल रहा है, पता चला सब शटर बंद है एटीएम का। फिर हालांकि 1-2 दिन के अंदर में सारा सामान्य व्यवस्था हो गया था, लेकिन 1-2 महीना तक शुरुआती दौर में बहुत थोड़ा खराब स्थिति रहा था। मतलब कि देखा जाता है तो लीगल रूप से मतलब सही रूप से पैसा जल्दी मिल नहीं पा रहा था।
मतलब दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा, लीगल क्या बोले, मतलब सही रूप से पैसा नहीं मिल पा रहा था, फ्लो नहीं हो पा रहा था मार्केट में। वैसे धीरे धीरे भरपाई हो गया, फिर उसके बाद तो बड़ा नोट 2000 वाला आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हम आपको बताते, जो दोनों शब्द से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और 2020 में एग्जाम हुआ है तो उस समय पूछा गया, तो ये बन गया, मतलब कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दो बात आपको बता देते हैं, विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण एक यहाँ पे बात आया, मुद्रीकरण, और एक यहाँ पर आता है अवमूल्यन। अवमूल्यन, मूल्यन, देखिए अवमूल्यन क्या होता है कि जब सरकार जो है वो जानबूझकर अपना पैसा का वैल्यू गिरा देती है विदेशी इन्वेस्टरों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, तब इस स्थिति में उसको कहते हैं अवमूल्यन। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले अवमूल्यन हुआ था 1949 में, मतलब 1949 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1991 में, जब हम लोग एलपीजी का नीति लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का नीति लाए थे, इस समय मतलब लास्ट बार हम लोग मुद्रा का वैल्यू गिराए हैं। मुद्रा का वैल्यू गिराने का मतलब है कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि $1 के बराबर एक रुपया हुआ करता था। आज वही जो है वो आप देखने को मिलेगा कि ये कंडीशन नहीं है, $1 बराबर मतलब 80 रुपया प्लस है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डॉलर के तुलना में पैसे का वैल्यू गिरा है। तो ये सबसे पहले 1949 में हम लोग गिराएं, फिर उसके बाद 66 में भी गिरा, और उसके बाद हम 91 में गिराएं। कुछ हमारी स्थिति इस तरह का बनी थी जिससे इस तरह का स्थिति करना पड़ा, क्योंकि देखिए कोई भी बाहर का लोग हमारे यहाँ पैसा तब लगाएगा जब उसको फ़ायदा होगा, तो इसीलिए हम इसको जानबूझकर गिराएं जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए किया गया था ये अवमूल्यन। और देखिए विमुद्रीकरण क्या होता है, विमुद्रीकरण में जैसे कभी कभी होता है कि ब्लैक मनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो कभी क्या होता है कि हमारा जो बड़ा नोट है उसका कॉपी हो जाता है और वो जीरो एरर पर आ जाता है, मतलब कि उसमें कोई एरर नहीं दिखता है और वो सही करेंसी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मतलब मुद्रास्फीति भी बढ़ जाता है, महंगाई भी बढ़ जाता है, अब पैसा का मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। तो इस स्थिति में सरकार जो है वो ब्लैक मनी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, कुछ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, अवैध पैसा जो मार्केट में गलत तरीका से छापा जा रहा है तो उसको मतलब रोकने के लिए बड़े नोटों को बंद कर देती है। तो बड़े नोटों को जब बंद कर देती है तो उसी को कहते हैं विमुद्रीकरण। मतलब सरकार जो वर्तमान में चलन में पैसा है उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है, बड़े नोटों को वैल्यू समाप्त कर देती है और उसके बदले में फिर से पैसा उतना छाप देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो गलत तरीका का पैसा है वो बेकार हो जाता है और सरकार के पास एक प्रकार से जो नया नोट छाप करके पैसा का वैल्यू फिर से बना लेती है। तो इस तरह का जो है मतलब यहाँ पे विमुद्रीकरण की स्थिति होता है और अवमूल्यन की स्थिति होता है। तो ये देखेंगे तो इसके पहले भी हुआ है, ये नरेंद्र मोदी 2016 में किए हैं, ये पहली बार नहीं है। जनता पार्टी का सरकार बना था, तो जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी तो यहाँ पे 1978 में देखने को मिलेगा, मतलब विमुद्रीकरण यहाँ पर भी हुआ था। 5000 और 10,000 नोट को बदला गया था 500 और 1000 के नोटों में। तो ये पहले हुआ था यहाँ पे, तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे 22 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण का बात आया तो 2 फरवरी को भी दिमाग में रखना है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में, तो ये याद रखेंगे, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को।
यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे एक याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। तो ये हाल फिलहाल से मनाना जाना प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ किए गए थे हम लोग, तो ये 2009 में किए थे डॉल्फिन को। और 2008 में राष्ट्रीय रिवर गंगा को घोषित किए थे। और 2010 में हम लोग हाथी को विरासत पशु माने थे। हाथी को विरासत पशु 2010 में, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को, और यहाँ पर देखा जाए तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय रिवर घोषित किए थे। तो ये एडिशनल फैक्ट है ना कहीं आपको काम करेगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। तो लखनऊ से दिमाग में आपको अच्छे से रखना है कि ये राजधानी है। राजधानी जो है उत्तर प्रदेश का ये राजधानी है। दूसरा बात जो है वो कौन सा नदी पर है, तो नदी अगर पूछा जाए तो गोमती नदी पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कि गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर जो है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का ही शहर है जो गंगा नदी पर स्थित है। बहुत लोग लखनऊ को भी गंगा नदी पर मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये कहाँ पे है, गोमती नदी पर है। उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज़्यादा विधानसभा जो सीट है वो कहाँ पे है, तो सीट अगर देखने को मिलेगा तो यहीं पर 403 है, ये पूरा भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद विधान परिषद भी कितना है, तो 100 सीट है, ये सबसे ज़्यादा है। जिला भी आपको पूछा जाएगा तो पूरा भारत में 75 जिला, अगर सबसे ज़्यादा वाला जिला वाला आपका जो है वो यही है। जनसंख्या भी इसका सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उसके बाद लोकसभा जो सीट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितना है, तो 80 है। उसके बाद आप लोग बताइएगा ये राज्यसभा सीट कितना है, यहाँ पे राज्यसभा सीट कहाँ कितना है उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग को बताना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये सभी में पूरा भारत में ये पहला राज्य है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नोएडा इसी का क्षेत्र है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो इसको भी याद रखेंगे। गोरखपुर जो क्षेत्र है वो इसी का क्षेत्र था। तो गोरखपुर जो है वो पहले, अभी जो सिद्धारूढ़ स्वामी जो प्लेटफॉर्म बना है, मतलब रेलवे स्टेशन, हुबली जो रेलवे स्टेशन है कर्नाटक, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसका। लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो इसी का था, गोरखपुर का। लेकिन अब नहीं है, अब सिद्धारूढ़ स्वामी जो है वो आपका कर्नाटक, जिसको पहले हुबली रेलवे स्टेशन बोलते थे, लेकिन हुगली नहीं, हुगली तो आपका यहाँ पे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो है हुबली, ठीक है, तो याद रखेंगे। और आगरा तो सबको पता है, मतलब शाहजहाँ का प्यार का प्रतीक, मतलब यहीं पर है, ताजमहल स्थित है यहाँ पे, तो ये सब आपको दिमाग में होगा ही। उसके बाद यहाँ पे अयोध्या के क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी सबको पता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक जो नाटक है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा है 2020 में। ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक है, ये लिखा गया है मतलब यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग बताएंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में और मैथिली शरण गुप्त के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है,
तो काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापारा सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है। अब देखिए काकरापारा से आप ऐसे भी पहचान लेते ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात में है। अब देखिए काकरापारा जो है गुजरात में है, तो काकरापारा जो है आपको देखने को मिलेगा रिएक्टर भी, नाभिकीय रिएक्टर वाला जो है काकरापारा में है। उसके बाद अगर कुंडलकुलम पूछे, कल्पक्कम पूछे तो कहाँ पे है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके बाद कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रावट भाटा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। और इसी तरह काकरापारा जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, तो ये जो है जहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। तो उसी के नाम पर काकरापारा सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ताप्ती और जो नर्मदा नदी है, ताप्ती जो है और नर्मदा जो है नदी है, ये दोनों नदी एचुरी का निर्माण करती है और गुजरात के क्षेत्र से होकर के बहती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो नर्मदा नदी के तट पर साधुपेट द्वीप पर स्थित है। केवड़िया आपको पता है, मतलब केवड़िया क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर बना है गुजरात का, तो इसको वहीं पर है, इसी के आसपास में नर्मदा और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सबसे बड़ा मूर्ति है। किनका मूर्ति है बताइएगा आप लोग, और उनका मतलब कौन सा दिवस के रूप में उनका मनाया जाता है ये, ठीक है, वो आप बताइएगा। और यहाँ पर जितना भी हम क्वेश्चन रिलेट करने का प्रयास किए वो ये मेरा एक पहला प्रयास था। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा रिलेट करके ज़्यादा बताइए, ये सीरीज को लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए। अगर आप लोग बताते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और एक बात यहाँ पे कि एसएससी जीडी का जो है वो क्लास हम प्रारंभ करने वाले हैं। कहाँ पे, तो इजी फॉर स्टडी पर। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो आगामी आने वाला है 24 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होगा, तो वहीं से हम चालू करेंगे एसएससी जीडी का क्लास। और ये 20 नंबर का जो 20 मार्क्स का जीएस पेपर होता है, जीएस या जीके बोलिए, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 17 और 18 ले आएँ, जिससे कि आपका इजी से सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आप लोग अगर साथ आते हैं तो इस चैनल पर आइए एसएससी जीडी क्लास में, और हम चालू करते हैं, पूरी तरीक़ा से फोड़ने का काम करेंगे। और आप लोग बस साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।